Welcome friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. This is Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, we are doing study of ancient history South India, and in this segment we are into part 2 of Rashtrakuta dynasty. In the last video we gathered some information, some general information about this very important dynasty of the South India, and general information as well as information about the some important rulers like the founder of the Rashtrakuta dynasty, Danti Durga, अमोघ वर्षा, कृष्ण फर्स्ट, कृष्ण थर्ड, ध्रुव, इन सब के बारे में हमने जानकारी ले ली थी। आपको पता है दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट डायनेस्टी की स्थापना की थी। आज का जो हमारा पार्ट होगा इस वीडियो में, इस पार्ट में हम बात करेंगे राष्ट्रकूट डायनेस्टी के एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन, लिटरेचर एंड एजुकेशन, ईडीयू स्टैंड्स फॉर एजुकेशन, ठीक है, यानी साहित्य और शिक्षा पर, रिलीजन यानी धर्म पर, और आर्ट एंड कल्चर यानी कि कला और संस्कृति पर आज हम बात करने वाले हैं। इसके पहले थोड़ा सा हमें जरूर एक बैकग्राउंड को समझ लेना चाहिए कि जब हमने दक्षिण भारत के इतिहास की शुरुआत की थी तो सबसे पहले हमने संगम डायनेस्टी से शुरुआत की थी, हाँ, जो कि डीप साउथ में था, चेर, केरल और सब ये मालाबार कोस्ट जो है केरल, और नीचे थोड़ा सा तमिलनाडु, फिर यहाँ पर तमिलनाडु वाले क्षेत्र में नीचे हमने पांड्या को देखा था, और ऊपर वाला जो तमिलनाडु का क्षेत्र था वहां हमने देखा था चोलों को, ठीक है। तो ये जो संगम डायनेस्टी था वो वहां पे जो संगम एज था, डायनेस्टी नहीं, संगम एज था, संगम काल था, वहां हमने चेरों को, पांड्यों को और चोलों को देखा था। उसके बाद में हमने वकाटका को पढ़ा था, फिर हमने वातापी के चालुक्यों को पढ़ा था, और फिर उसके बाद हम राष्ट्रकूट में हैं। तो यहां पर जो मैं आपको बताने वाला हूं, कोई हमने जो पहले एक कॉन्सेप्ट ले लिया था वो फिर हम ले लेते हैं कि जब पोस्ट मौर्यन पीरियड में यानी कि मौर्योत्तर काल में जब हम आते हैं पोस्ट मौर्यन काल यानी कि पोस्ट मौर्यन पीरियड या पोस्ट मौर्यन एज में या मौर्योत्तर काल में, तो आपने देखा था कि मौर्यों के उत्तराधिकारी के रूप में, मौर्यों के सक्सेसर के रूप में कुछ विदेशी ताकतें नॉर्थ वेस्ट से यानी कि नॉर्थ वेस्ट से आएंगी, यानी कि वो मध्य एशिया से आती हैं। सबसे पहले इंडो ग्रीक आएंगे, फिर सीथियंस आते हैं जिन्हें कि हम शक कहते हैं, फिर उसके बाद आएंगे पर्थियंस जो कि ईरान के नॉर्दर्न पार्ट में रहते हैं और हिंदी में उन्हें पहलव कहा जाता है, और लास्ट में कुषाण आएंगे, और कुषाण बहुत ही एक बड़ा साम्राज्य यहाँ पर एम्पायर खड़ा करेंगे। कनिष्क उसका बहुत बड़ा और बहुत ही महान और प्रतापी शासक होगा, ये मैंने आपको बता दिया था। ये तो आपको विदेशी ताकतों की बात होगी। मौर्यों के सक्सेसर के रूप में या उत्तराधिकारी के रूप में कुछ देशी ताकतें भी उभर कर आई, ठीक है। जैसे 185 बीसी में पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करता है, और यहां पर इस क्षेत्र में आप देखेंगे नॉर्थ इंडिया में, यहां पर वो शुंग डायनेस्टी की स्थापना कर देता है, ठीक है। यहीं पे फिर कण्व आ जाते हैं, कण्व यहीं पे आ जाते हैं, और फिर कण्वों के बाद आप दक्षिण भारत में देखेंगे कि यहां पर सातवाहन उभर के आते हैं दक्षिण भारत में। ये मैंने आपको महाराष्ट्र के पास, आप समझ लीजिए ये महाराष्ट्र का एरिया है, और यहां पे आपको देखेंगे कि यहां पे सातवाहन उभर के आएंगे इस महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। तो सबसे पहले यहां पर थे सातवाहन, ठीक है। मैं यहां पर एक सीक्वेंस बना देता हूं। सबसे पहले एस स्टैंड्स फॉर सातवाहन, ठीक है, इसी क्षेत्र में यहां पर सातवाहन, ठीक है, ये सातवाहन आ जाएंगे, एस स्टैंड्स फॉर सातवाहन। यहीं पे आपको वकाटका आ जाते हैं, वकाटका, यहीं पे वकाटका आ जाएंगे महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में ही। सबसे पहले है सातवाहन पोस्ट मौर्यन पीरियड में, फिर वकाटका आ जाते हैं। उसके बाद वकाटकों के बाद यहीं पे थोड़ा सा जब कर्नाटक वाला हम क्षेत्र ले लेते हैं, ठीक है, जब हम कर्नाटक वाला क्षेत्र ले लेते हैं तो यहां पर आ जाते हैं चालुक्य वातापी, ठीक है ना, चालुक्य वातापी। यहीं पर ये जो क्षेत्र है यहीं पे कर्नाटक वाला क्षेत्र लेते हुए चालुक्य वातापी आ जाते हैं,
ठीक है। सी एंड वी में लिखता हूं चालुक्य वातापी, यहां आ जाते हैं। और फिर जब चालुक्य वातापी जाएंगे, यानी ये इनका शासनकाल जब खत्म होगा, तो यहीं पर दंती दुर्ग राष्ट्रकूट डायनेस्टी की स्थापना कर देगा। जगह यही है, ठीक है ना, यहीं पे राष्ट्रकूट, आर मैंने लिख दिया, ठीक है, राष्ट्रकूट। एक बार कॉन्सेप्ट जरूर लेना चाहिए, बैकग्राउंड जरूर देखना चाहिए, ठीक है ना। यहीं पे राष्ट्रकूट आ जाएंगे और फिर राष्ट्रकूटों के बाद यहीं पर चालुक्य कल्याणी आ जाएंगे, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया था। सबसे पहले सातवाहन महाराष्ट्र के क्षेत्र में, फिर कर्नाटका का जब क्षेत्र आएगा तो वाकाटका आ जाएंगे, फिर यहीं पे, हाँ सॉरी कर्नाटका नहीं, उसी समय सॉरी ये सातवाहन, और यहीं पे महाराष्ट्र के क्षेत्र में वाकाटक आएंगे। अब कर्नाटका का क्षेत्र लिए हुए चालुक्य आ जाएंगे वातापी के, क्योंकि वातापी जो है या बादामी, आज मॉडर्न नाम बादामी है, आधुनिक नाम, तो ये कर्नाटका का क्षेत्र है। तो कर्नाटका का क्षेत्र लिया हुआ, यहां से कर्नाटक का क्षेत्र आ जाएगा। सबसे पहले इन दोनों में महाराष्ट्र का क्षेत्र है, ठीक है, और कर्नाटक का क्षेत्र लिए हुए वाकाटकों का जगह लेंगे चालुक्य वातापी या बादामी। उसके बाद चालुक्यों के शासन का अंत करेंगे यही राष्ट्रकूटाज, और दंती दुर्ग जो है ये राष्ट्रकूट डायनेस्टी की स्थापना करेगा। पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं। जब राष्ट्रकूट जाएंगे तो इन्हीं की जगह पर चालुक्य आ जाएंगे कल्याणी के। ये दोनों वेस्टर्न चालुक्य हैं, आपको जानना चाहिए। वातापी के चालुक्य वातापी और चालुक्य कल्याणी वेस्टर्न चालुक्य हैं। एक हमने बताया भी था कि पुलकेशिन वातापी के जो चालुक्य हैं, उनका एक महान शासक पुलकेशिन द्वितीय, जिसने वेंगी के चालुक्यों की स्थापना कराई थी अपने भाई विष्णुवर्धन से, जो कि ईस्टर्न आपको पार्ट में पड़ेगा, आंध्रा में, ठीक है। वेंगी यहाँ इनका जो कैपिटल होगा वेंगी होगा, वेंगी के चालुक्य का। तो वेस्टर्न आपको चालुक्यों में चालुक्य वातापी, चालुक्य कल्याणी, और ईस्टर्न में चालुक्य वेंगी। देखिए जब यहां पर वातापी के चालुक्य वातापी और राष्ट्रकूटा, ये चालुक्य वातापी और राष्ट्रकूटा शासन कर रहे हैं, तो इन्हीं के पैरेलल एक शक्ति यहां पर है पल्लव, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। पल्लव है, तो ये दोनों पैरेलल शक्तियां हैं, मैंने बता दिया था। फिर इन्हीं पल्लवों को देखेंगे आगे, यहीं पे थोड़ा आगे का क्षेत्र लिए हुए ये आ जाएंगे यहां पर मेडिएवल चोला, जिनको कि हम अर्ली मेडिएवल फेज में पढ़ रहे हैं, अर्ली मेडिएवल पीरियड में पढ़ रहे हैं, मेडिएवल हिस्ट्री में, ठीक है, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनके पैरेलल ये हो जाएगा, यानी कि जो पल्लव है, ये पल्लव देखिए, पल्लव यहां से, ये पल्लव है पहले यहां पर, ये पल्लव जो है ये राष्ट्रकूटों के और चालुक्य वातापी के पैरेलल हैं, जबकि यहीं पे बाद में कुछ और स्थान लिए हुए जब आ जाएंगे चोल, ठीक है, ऐसे बना देता हूं मैं, तो ये चोल और चालुक्य कल्याणी पैरेलल शक्तियां हो जाएंगी। देखिए चोल ये मेडाइवल चोला है। एक चोल हमने संगम एज में भी पढ़ा था, वो संगम एज के यानी एंशिएंट पीरियड के चोल हैं, डीप साउथ में, ये मैंने बता दिया था, ठीक है। इन चोलों को हम पढ़ रहे हैं अर्ली मेडिएवल फेज में, ठीक है, यानी मेडिएवल हिस्ट्री में। और ये मैंने पहले भी बता दिया था कि ये चालुक्य जो वातापी हैं, ये राष्ट्रकूटा जो हैं, ये हम एंशिएंट हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं दक्षिण भारत के। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहां से लेकर आप देखेंगे वातापी के चालुक्यों से लेकर ये सारा जो पार्ट है, ये आपको मेडिएवल हिस्ट्री का भी पार्ट है, यानी अर्ली मेडिएवल फेज का पार्ट है। क्योंकि अर्ली मेडिएवल फेज जो शुरू होता है वो हर्षवर्धन के शासनकाल के अंत से शुरू होता है 647 एडी से, क्योंकि हर्षवर्धन का शासनकाल जो था वो 606 एडी से लेकर 647 एडी तक चलता है। और उसके बाद से लेकर 647 एडी से लेकर 12वीं शताब्दी तक, यानी 12th सेंचुरी एडी तक का समय जो है वो माना जाता है अर्ली मेडिएवल फेज का। इसलिए हम दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत के इतिहास में, यानी कि दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास में तो राष्ट्रकूटों को पढ़ ही रहे हैं, और इनकी भूमिका अर्ली मेडिएवल फेज में भी होगी, क्योंकि कन्नौज के लिए एक संघर्ष होगा, ठीक है, ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल।
गुर्जर प्रतिहार जो कि यहां पर राजस्थान गुजरात वाले क्षेत्र में थे, पालास जो कि बंगाल में थे, ठीक है, और बंगाल और बिहार में थे पालास, और यहीं पर एक कन्नौज था जिसके लिए ये तीनों शक्तियां, यहां पर राष्ट्रकूटा, ये गुर्जर प्रतिहार, ये पालास और इधर से राष्ट्रकूटा, तीन शक्तियां भिड़ेंगी जिसमें गुर्जर प्रतिहारों की जीत होती है। ये मैंने बता दिया था आपको मेडिएवल हिस्ट्री के अर्ली मेडिएवल फेज में, ठीक है। तो ये आप समझिए कि राष्ट्रकूट जो है वो, चाहे वो वातापी के चालुक्य हों, चालुक्य वातापी, चाहे राष्ट्रकूट कल्याणी के चालुक्य, पल्लव चोल, ये सब आपको दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास में यानी एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया के पार्ट तो हैं ही, लेकिन इनकी भूमिका और महत्वपूर्ण भूमिका है अर्ली मेडिएवल फेज में भी। तो ये सारा तो पल्लव तक तो हम यहीं पढ़ रहे हैं, चोलों को हम पढ़ रहे हैं अर्ली मेडिएवल फेज में, और यही रीजन है कि अगर हमने इसको यहां पढ़ लिया, इन सबको, कल्याणी के चालुक्य वातापी, राष्ट्रकूटा और चालुक्य कल्याणी, पल्लव, जब हमने यहीं पढ़ लिया तो हमें अर्ली मेडिएवल फेज या मेडिएवल हिस्ट्री में पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहां हम सिर्फ चोलों को पढ़ रहे हैं साउथ इंडिया वाले पार्ट में, ठीक है। तो अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले सातवाहन है, पोस्ट मौर्यन पीरियड में महाराष्ट्र के क्षेत्र में, एस स्टैंड्स फॉर सातवाहन, फिर इसी महाराष्ट्र के क्षेत्र में इनकी जगह लेंगे वकाटक, वी लिख दिया है, फिर कर्नाटका का क्षेत्र भी कुछ इसमें जब शामिल हो जाएगा तो चालुक्य वातापी आ जाएंगे यहां पर, फिर चालुक्य वातापी के शासन का अंत करेगा राष्ट्रकूट डायनेस्टी की स्थापना करके दंतिक दुर्ग, इन्हीं की जगह पे आ जाएंगे राष्ट्रकूट जिनको हम पढ़ रहे हैं, और इन्हीं की जगह पे आ जाएंगे चालुक्य कल्याणी। जिस समय चालुक्य वातापी और राष्ट्रकूट यहां शासन कर रहे हैं, इनकी पैरेलल जो एक शक्ति है इधर इस तरफ आपको ईस्ट में, तो यहां पर पल्लव हैं, और जिस समय चालुक्य कल्याणी यहां शासन कर रहे हैं, यहीं पे पल्लवों के जगह पे चोलों का शासन फिर दोबारा शुरू होता है। चोल जो थे संगम एज में थे, मैंने बताया था डीप साउथ में चेर, पांडे और चोल, चोल फिर सामंत बन जाते हैं, इनकी शक्ति खत्म हो जाती है, और मेडिएवल पीरियड में, अर्ली मेडिएवल फेज में ये फिर उभर कर आते हैं एक बड़ी ताकत के रूप में, वो हम आगे देखेंगे। तो हमने यहां पर सारा चीज समझ लिया, और हमने ये भी बताया था कि पिछले वीडियो में ये कि राष्ट्रकूट डायनेस्टी की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। कुछ महत्वपूर्ण शासक हमने देखा था, जैसे कि अमोघ वर्ष को देखा था, कृष्ण फर्स्ट और थर्ड को देखा था, तो ये महत्वपूर्ण शासक थे, उनके बारे में हमने जानकारी हासिल कर ली थी। तो अब ये 4 पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे, और इनके बीच में जो जो पॉइंट्स बनते हैं उनको हम देखते जाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले राष्ट्रकूटों में के एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन की चर्चा कर लेते हैं। देखिए अब अगर देखिए यहां पर ये छूट गया है, यहां पर एम्पेरर, यहां पर हम लिखेंगे एम्पेरर। एम्पेरर, देखिए एम्पेरर ही यहां पर, यानी कि राजा जो है एम्पेरर है, वो यहां पे सुप्रीम बॉस है। सुप्रीम बॉस कौन है? अगर हम राष्ट्रकूटों में देखें तो राजा है, राष्ट्रकूट यहां पे है, ठीक है। ये सुप्रीम बॉस कौन है? एम्पेरर है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और इसकी ये लोग कुछ टाइटल रखते हैं, उपाधियां रखते हैं, जैसे महाराजा धीराज, अकाल वर्ष, ये कृष्ण फर्स्ट और कृष्ण थर्ड ने दोनों ने अकाल वर्ष की उपाधि ली थी। नृपतुंग, वीर नारायण, देखिए नृपतुंग और वीर नारायण, जो सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, अमोघ वर्ष राष्ट्रकूटों में उनका टाइटल था, ठीक है। राजा जो है असिस्टेड बाय, वो सहायता कौन करता है राजपाट चलाने में? प्रिंस यानी युवराज उनकी सहायता करता है। तो ये आपको ध्यान देना होगा। और राजा जो के पास एक एडवाइजरी है, एक सलाहकार समिति है, जिसे हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मंत्री परिषद कहते हैं। और कुछ और भी, एक तो मंत्री परिषद में कुछ मिनिस्टर होंगे और कुछ अदर मिनिस्टर्स भी होंगे। तो राजा इसी तरह से शासनकाल चलाता है। मंत्री परिषद जो इनको सलाह देता है शासन कार्यों में, ठीक है। अदर मिनिस्टर्स भी हैं, लेकिन मिनिस्टर्स के डिपार्टमेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलता, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं, देखिए
फ्यूडलिज्म उस समय भी था। हमने आपको पढ़ाया था जब एंशिएंट हिस्ट्री, तो हमने बता दिया था कि सातवाहनों के समय से ही आप देखेंगे तो लैंड ग्रांट की जाने लगी थी, ठीक है। और अगर सैलरी नहीं दिया जा रहा है या कम सैलरी दिया जा रहा है तो उसकी जगह लैंड ही दे दिया जाता था, हाँ, ऑफिशियल्स को, और कहा जाता था कि इसी एक टेरिटरी दे दिया गया, लैंड दे दिया गया, और कहा जाता था कि यहीं से आप अपना खर्च निकालेंगे, ठीक है, आपकी सैलरी के रूप में यही लैंड हो जाएगा आपके सैलरी के रूप में। तो वो जो व्यक्ति होता था जिसको लैंड ग्रांट किया जाता था, वो वहां का पूरा कर्ता धर्ता बन जाता था। वहां पे शासन का अधिकार उसको मिल जाता था, वहां पे रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार, इवन वहां पे जस्टिस का अधिकार भी, मतलब न्याय देने का वो अधिकार भी वो ले लेता था एक तरह से। तो ऐसा होता था कि ये तो लैंड ग्रांट की प्रक्रिया शुरू हुई, बीज पड़े थे सातवाहनों के समय में, और गुप्त पीरियड तक आते आते ये आप देखेंगे कि ये बिल्कुल स्टैब्लिश हो गया फ्यूडल सिस्टम, यानी सामंतवाद भारत में। तो फ्यूडल सिस्टम भी था, तो एक तो एम्पेरर है ही राजा, और बाकी जो सामंत हैं उसको भी वो लैंड का टुकड़ा बांट देता है, यानी कि इसके अधीनस्थ कुछ सामंत भी हैं सामंतवादी व्यवस्था में, जो इस समय समय पर आपको जब लड़ाइयाँ होती हैं उस जो टैक्स तो देते ही हैं एम्पेरर को, और साथ साथ एक छोटे से टेरिटरी पे कई छोटे छोटे टेरिटरी बटे होंगे जहां पे वो शासन कर रहा होगा सामंत, और टैक्स भी देता होगा, जरूरत पड़ने पर वो आर्मी भी प्रोवाइड करता है लड़ाई के समय। तो फ्यूडलिज्म इस समय भी था। अगर एग्जाम में आ जाए कि क्या राष्ट्रकूटों के समय फ्यूडलिज्म था, बिल्कुल था, ठीक है। उसके बाद देखिए एडमिन डिवीजन, एडमिन पूरा नहीं लिखा है, एडमिन मींस एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक विभाजन जो था वो कैसे था यहां पर देख लीजिए आप। तो प्रशासनिक विभाजन तो था, यहां पर देखिए मैंने कैसे लिखा हुआ है, एम्पायर, ई स्टैंड्स फॉर एम्पायर, सबसे बड़ी यूनिट जो थी वो तो एम्पायर है ही। अब एम्पायर को बांट दिया गया राष्ट्र में, आर स्टैंड्स फॉर राष्ट्र, ठीक है। उसके बाद राष्ट्र को डिवाइड कर दिया गया विषय में, देखिए विषय, राष्ट्र को विषय में डिवाइड किया गया। अब विषय को डिवाइड कर दिया गया भुक्ति में, ये भुक्ति में डिवाइड कर दिया गया, और सबसे छोटी इकाई ग्राम, जो कि ग्राम यहां पर है। देखिए एम्पायर उससे छोटा, राष्ट्र उससे छोटा, विषय उससे छोटा भुक्ति, और सबसे छोटा ग्राम। यानी कि देखिए मैंने यहां पर लिख दिया है, ये जिधर ये मुंह खुला हुआ है आप जानते होंगे वो बड़ा है, इधर वाला जैसे जैसे इधर जाएंगे छोटा होता जा रहा है, ठीक है ना, इधर छोटा होता जा रहा है। सबसे बड़ा एम्पायर, उसके बाद राष्ट्र, उसके बाद विषय, ठीक है, उसके बाद भुक्ति, और उसके बाद ग्राम। यानी कि मैंने बता दिया कि एम्पायर तो है ही, एम्पायर को कई राष्ट्रों में विभाजित कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया, राष्ट्रों को विषय में डिवाइड कर दिया गया, विषय को भुक्ति में डिवाइड कर दिया गया, और भुक्ति को ग्राम में डिवाइड कर दिया गया। अब एम्पायर का हेड कौन होगा भाई, एम्पेरर होगा, ध्यान रखिए, ये तो जानते ही हैं। राष्ट्र का जो हेड होगा राष्ट्रिक होगा, विषय का हेड विषयपति, भुक्ति का हेड जो होगा भोगपति, और ग्राम का हेड मुखिया, जो कि आनुवंशिक होता था, हेरिडिटरी होता था, मतलब उसके बाद उसका बेटा, फिर उसका बेटा, जनरेशन टू जनरेशन ये बदलते रहते थे। तो ये ग्राम जो है मुखिया कहें या चीफ हेड कहें, हाँ, चीफ हेड ऑफ द ग्राम, या विलेज, विलेज भी कह सकते हैं ना ग्राम को, तो आप ग्राम प्रधान कह सकते हैं। तो इस तरह से डिवीजन हो जाता था। अगर हम देखें, अगर इसको और अच्छे से समझना हो तो हम कह सकते हैं, यहां पे मैं समझा देता हूं कि सबसे बड़ा है क्या, अंपायर, देखिए इस तरह से अंपायर, उसके भीतर राष्ट्र, ठीक है, उसके भीतर विषय, उसके भीतर भुक्ति, हाँ, और उसके भीतर ग्राम। इस तरह से आप समझिएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी व्यवस्था थी। आर्मी जो थी इनकी स्टैंडिंग आर्मी होती थी, स्थायी सेना तो है ही, आर्मी स्थायी मतलब राजा की अपनी सेना है, एम्पेरर की अपनी सेना है जो सुप्रीम बॉस है, हाँ, वो तो है ही। लेकिन साथ साथ आप देखेंगे कि फ्यूडेटरीज का मतलब सामंत भी जो हैं वो भी जरूरत पड़ने पर सेना प्रोवाइड कर रहे हैं। सामंत है तो सेना देते ही है, टैक्स भी देते हैं वो लोग, ठीक है। और इसमें ब्राह्मण और जैन दोनों सम्मिलित होते थे। जो सेना में जो काम करते थे, आप जानते हैं कि जैन धर्म को अच्छा खासा संरक्षण मिला था। अमोघ वर्ष जो था खुद ही एक दिगंबर जैन
था, मतलब उसने जिनसेन के कहने में, जिनसेन सेन एक जैन स्कॉलर थे, उनके प्रभाव से उसने जैन धर्म ग्रहण किया था, दिगंबर सेक्ट, ठीक है ना। तो ये ब्राह्मण भी होते थे और जैन भी होते थे, ठीक है। रेवेन्यू की जहां तक बात है, लैंड रेवेन्यू मुख्य रूप से मुख्य था, सबसे ज्यादा रेवेन्यू के रूप में अगर देखा जाए तो मुख्य सोर्स जो था वो लैंड रेवेन्यू था, जो कि 1/4 ऑफ द प्रोड्यूस, यानी प्रोड्यूस का मतलब उपज, उपज का 1/4 होता था, ठीक है। और इसे देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसे कहते थे उद्रंग। ये जो उपज का 1/4 पार्ट लिया जाता था टैक्स के रूप में, लैंड रेवेन्यू के रूप में, भूमि कर के रूप में, इसे उद्रंग कहा जाता था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अनाज के रूप में यानी सीरियल के रूप में, अनाज यानी सीरियल के फॉर्म में लिया जाता था। तो यहां पे दो बातें आपको याद रखनी है कि एक तो उद्रंग जो था, हाँ, ये लैंड रेवेन्यू था, भूमि कर था, और सबसे महत्वपूर्ण कर यही था, सबसे महत्वपूर्ण टैक्स यही था। कितना होता था? 1/4 ऑफ द प्रोड्यूस, उपज का 1/4 भाग, और ये अनाज के रूप में इन द फॉर्म ऑफ सीरियल ये लिया जाता था। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हमने देख लिया यहां पर, ठीक है। इसके अलावा और भी टैक्स के फॉर्म थे, से वन से, फॉरेस्ट से, माइनिंग से, ठीक है। युद्ध में जो लूट होता था या लूटा जाता था, उसको भी टैक्स के रूप में, अगर युद्ध में कोई सामंत है कहीं से जीत के आया तो वो कुछ टैक्स देगा, या फिर आप देखेंगे कि वनों से कुछ टैक्स आता था, हाँ, माइनिंग से कुछ टैक्स है, तो वो अलग फॉर्म है। ऐसा तो होता ही है कि डिफरेंट विभागों से, डिफरेंट पार्ट से आपको टैक्स का कलेक्शन होता है, आज भी होता है, ठीक है। लेकिन मुख्य स्रोत जो था उस समय ये था रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू था, जिसे उद्रंग कहा जाता था। और ये उद्रंग कितना होता था, अगर आ जाए एग्जाम में कि उद्रंग क्या था, ये कई बार आया है एग्जाम में, मैं आपको बता दूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उद्रंग क्या था भाई? तो उद्रंग जो है ये लैंड रेवेन्यू था, और कैसे लिया जाता था? इन द फॉर्म ऑफ सीरियल। तो ये हमने सब कुछ देख लिया यहां पर। हाँ, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे इस पॉइंट, आगे के पॉइंट्स पे। एम्पेरर जो है सुप्रीम बॉस है, इसके कुछ टाइटल होते थे, ठीक है। हाँ, महाराजा धीराज अकाल वर्ष नृपतिंग वीर नारायण, ठीक है, ये युवराज इसकी सहायता करता था, इसको सलाह देने के लिए एम्पेरर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्री परिषद होते थे। हाँ, और कुछ और मिनिस्टर भी होंगे मंत्री परिषद के अलावा, लेकिन इनके डिपार्टमेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती हमें। फ्यूडलिज्म, सामंतवाद व्यवस्था थी। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन सबसे बड़ा हो गया एम्पेरर, उसके बाद राष्ट्रिक, फिर सबसे बड़ा एम्पायर, उसके बाद राष्ट्र, फिर विषय, भुक्ति, और फिर सबसे छोटी इकाई जो है, सबसे छोटी यूनिट प्रशासन की है, वो कौन सी है? वो ग्राम या विलेज है। एम्पायर का मुखिया जो हेड होगा वो तो एम्पेरर होगा, राष्ट्र का राष्ट्रिक, विषय का विषयपति, भुक्ति का भोगपति, और ग्राम यानी विलेज का मुखिया जो कि आनुवंशिक होगा, हेरिडिटरी ये पद होता था, ठीक है। उसके बाद आर्मी जो थी स्थायी भी थी, यानी स्टैंडिंग भी थी, राजा की अपनी सेना भी थी, जरूरत पड़ने पर सामंत भी देते थे, और इस आर्मी में ब्राह्मण और जैन दोनों को स्थान मिलता था काम करने के लिए। प्रमुख सोर्स रेवेन्यू का उद्रंग था, जो 1/4 ऑफ द प्रोड्यूस, हाँ, उपज का 1/4 भाग, और इस किस फॉर्म में लिया जाता था? सीरियल यानी अनाज के फॉर्म में। एक बार आप लीजिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और हम नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। लेट्स मूव ऑन टू डिस्कस द सेकेंड पॉइंट, लिटरेचर एंड एजुकेशन, यानी कि साहित्य और शिक्षा को हम डिस्कस करते हैं। देखिए, जहां तक साहित्य और शिक्षा की बात है, उस समय राष्ट्रकूटों के समय सबसे इंपॉर्टेंट अगर लैंग्वेज माना जाएगा तो वो संस्कृत को माना जाता था, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये जो संस्कृत है, इसका इस्तेमाल एजुकेशन में भी संस्कृत को काफ़ी प्रोत्साहन दिया गया। हाँ, कॉपर प्लेट्स यानी ताम्र पत्रों पे भी लिखने के लिए संस्कृत का इस्तेमाल हुआ, और भी लैंग्वेज हुए, लेकिन मुख्य रूप से संस्कृत का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया अभिलेखों को लिखने में, प्रशस्तियों को लिखने में। तो ये सब जो है संस्कृत का काफ़ी इस्तेमाल हुआ, ठीक है। उसके अलावा अदर लैंग्वेजेस का भी डेवलपमेंट हुआ। देखिए, मैंने ये एरो बनाया हुआ है ऊपर की तरफ, एरो यानी कि विकास हो रहा है किसका? कन्नड़ का, और मराठी का भी विकास हुआ। कन्नड़ का संस्कृत के बाद सबसे ज्यादा कन्नड़ का हुआ था, लेकिन मराठी भी था उसमें, ठीक है। अब देखिए, कुछ बुक्स हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कि संस्कृत तो था ही, साथ साथ कन्नड़ के भी बहुत सारी किताबें लिखी गई। जैसे देखिए, कविराज मार्ग कन्नड़ में लिखा गया, और खुद देखिए
इस समय बड़े विद्वान लोग हुआ करते थे। अमोघवर्ष खुद बहुत बड़ा स्कॉलर था, और देखिए अमोघवर्ष का लिखा हुआ था, ये कन्नड़ में लिखा अमोघवर्ष ने कविराज मार्ग, और रत्नमलिका लिखा इसने संस्कृत में। देखिए यानी कि ये संस्कृत का भी विद्वान है और कन्नड़ का भी विद्वान है। अगर ऐसे विद्वान लोग होंगे तो नेचुरली, अगर राजा ही विद्वान है तो उस जिस लैंग्वेज को वो जानता है तो उसको तो वो प्रोत्साहन देगा, इनकरेज करेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आदि पुराण। आदि पुराण ये जो स्कॉलर हैं सारे, ये तीन, जिनसेन, महावीराचार्य और सक्टायन, ये तीन जो स्कॉलर हैं ये अमोघवर्ष के कोर्ट में थे, अमोघवर्ष के कोर्ट में थे। तो जिनसेन ने लिखा आदि पुराण, महावीराचार्य ने लिखा गणित सार संग्रह, सक्टायन ने लिखा अमोघवृत्ति। अमोघवृत्ति, तो ये जो तीनों स्कॉलर हैं ये अमोघवर्ष के ही कोर्ट में है। यानी कि देखिए अमोघवर्ष जो है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बताया था। तो खुद ही कवि राजमार्ग लिख रहा है कन्नड़ में, और रत्नमलिका लिख रहा है संस्कृत में। खुद ही बहुत बड़ा विद्वान है, कन्नड़ का भी संस्कृत का भी, प्रोत्साहन देगा। और इसी के संरक्षण में इसके कोर्ट में है जिनसेन, जिन्होंने आदि पुराण लिखा, महावीराचार्य जिन्होंने गणित सार संग्रह लिखा, और सक्टायन जिन्होंने अमोघवृत्ति लिखा। तो इसको आपको ध्यान रखना, पहले भी मैं लिखवा चुका हूं लेकिन एक जगह यहां पे आपका कलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा शांति पुराण लिखा कृष्ण थर्ड के समय। यह शांति पुराण लिखा गया पोन्न के द्वारा, ठीक है ना, शांति पुराण लिखा गया। देखिए एक जगह इंपॉर्टेंट बुक्स हैं ये, तो आपको ध्यान रखना चाहिए, एग्जामिनेशन में सवाल बन सकता है, या मिलाने के लिए, सुमेलित करने के लिए देता है, और एक दो बार दिया भी है, सुमेलित करने के लिए दे देगा। एक तरफ आपको जो बुक्स है और दूसरी तरफ जो है वो राइटर्स के नाम दे देगा। ठीक है, और ऑप्शन भी बना सकता है, देखिए बनाने को तो कुछ भी बना सकता है, लेकिन इसमें सुमेलित करने के लिए आ सकता है। शांति पुराण जो है ये लिखा गया पोन्न द्वारा, और उस समय किसके समय, कृष्ण थर्ड के समय लिखा गया। और ये पोन्न जो थे स्कॉलर थे कन्नड़ा के। उसी तरह दो बुक लिखी गई पंपा के द्वारा, आदि पुराण और विक्रमार्जुन विजय, ये लिखा पंपा ने, ये भी कन्नड़ के विद्वान हैं। और गदा युद्ध और अजीत पुराण लिखा रन्ना ने, ये भी स्कॉलर थे, विद्वान थे कन्नड़ के। और इन तीनों को कहा जाता था कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न ऑफ द कन्नड़ा लिटरेचर। यहां पे मैंने यहां लिख दिया है, देखिए ये जो त्रिरत्न है यहां पे मैंने लिख दिया है, ये आप याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी है। इसमें से दे देगा तीन, ये नाम दे देगा, एक और कोई नाम दे देगा। ठीक है, और पूछेगा कि कौन जो है जो कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्नों में शामिल नहीं है, तो जो चौथा ऑप्शन होगा इनके अलावा वो आपका आंसर हो जाएगा। या तीन कोई और नाम देगा और एक इसमें से दे देगा, पूछेगा कि कौन जो है वो त्रिरत्नों में शामिल है कन्नड़ साहित्य के। ठीक है, तो दो तरह से, एक तो कौन नहीं है और दूसरा कौन है। तो अगर कौन है उसमें से कोई एक नाम इसमें से मिलता है तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा कवि रहस्य नाम की एक किताब लिखी हलायुद्ध ने, ये भी कृष्ण थर्ड के समय ही लिखा गया। जैसे शांति पुराण लिखा गया पोन्न के द्वारा कृष्ण थर्ड के समय, वैसे ही कवि रहस्य जो है हलायुद्ध ने लिखा कृष्ण थर्ड के समय। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, बुक्स तो बहुत सारी होंगी लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में इनसे सवाल बनते हैं। ठीक है, और संभावनाएं भी है कि बन सकती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप एक बार चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ेंगे और देखेंगे रिलीजन को, यानी धर्म को। लेट्स मूव ऑन एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिलीजन, यानी धर्म की बात अगर हम करते हैं तो यहां पर देखिए तीन धर्मों को प्रश्रय तो था, जैसे ब्राह्मण यानी हिंदू धर्म एक तरह से कह लीजिए, ब्राह्मण धर्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म। लेकिन बुद्धिज्म जो था वो डिक्लाइन पे था। आप देखेंगे कि ज्यादातर शासकों ने जैन धर्म को अपनाया यहाँ पर, जैसे अमोघवर्ष प्रमुख शासक थे, जैन धर्म को संरक्षण दिया। हालांकि हर धर्म को लेकर ये सहिष्णु थे। ठीक है, आगे हम देखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए ब्राह्मणों की अगर हम बात करें तो इसी से पता चलता है कि दंती दुर्ग जो संस्थापक था, जो फाउंडर था राष्ट्रकूट डायनेस्टी का, उसने उज्जैन या उज्जैन को उज्जैनी भी कहते हैं, हिरण्यगर्भ यज्ञ किया था। तो इससे आपको पता चलता है कि ब्राह्मणों का
कितना महत्व था ब्राह्मण धर्म का। ठीक है, इसी तरह अमोघ वर्ष ने, देखिए अमोघ वर्ष हालांकि उनके दरबार में जिनसेन जैसे प्रसिद्ध स्कॉलर थे, जैन स्कॉलर थे जिनसेन, और उन्हीं के प्रभाव में अमोघ वर्ष ने दिगंबर सेक्ट अपना लिया था, जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय को अपना लिया था। तो उसने अपना तो लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं आस्था इसलिए ब्राह्मण धर्म के प्रति ये रिफ्लेक्ट होती है क्योंकि इसने एक बार अकाल आने पर वर्शिप भी किया, हाँ किसका, महालक्ष्मी की पूजा की, और उसने उंगली काट कर अपनी चढ़ा दी थी लक्ष्मी पर। ठीक है, अपना उंगली काटा और लक्ष्मी पर चढ़ा दिया, लक्ष्मी को समर्पित कर दिया। तो ये यहां से भी, पहले भी मैं अमोघ वर्ष के समय लिखवा चुका हूं कि कौन सा ऐसा शासक था जिसने अकाल के समय या वैसे भी अपना जो उंगली था वो महालक्ष्मी या लक्ष्मी को अर्पित कर दिया था, चढ़ा दिया था। तो वहां आपका आंसर बनेगा अमोघ वर्ष। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये आप यहां पे लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, तो ये आपका। उसके बाद देखिए, अगर ब्राह्मण धर्म के प्रभाव को देखें तो इनका शाही जो प्रतीक है, शाही प्रतीक क्या है, रॉयल एम्ब्लेम कहें, रॉयल इंसिग्निया कहें, ठीक है, हाँ, या जो भी कह ले आप, शाही प्रतीक कह ले, तो वो जो था एक तो गरुड़ और दूसरा योगी की मुद्रा में शिव, शिव इन द पोस्चर ऑफ अ योगी। ठीक है ना, इन द पोस्चर ऑफ एन योगी। ठीक है, तो एक योगी की मुद्रा में शिव हैं, तो इससे आपको पता है गरुड़ भी है, और तो ये हिंदू धर्म में इनका बड़ा इंपॉर्टेंस है, आप जानते हैं। तो इससे लगता है कि ये प्रभाव हिंदू धर्म का काफी है। बुद्धिज्म हालांकि संरक्षण था, ये सहिष्णु थे, लेकिन बुद्धिज्म उस समय उतना डेवलप नहीं कर पाया, और संरक्षण भी ज्यादातर मिला जैन धर्म को। अमोघ वर्ष ने खुद जैन धर्म अपना लिया था। ठीक है, दिगंबर संप्रदाय, ये आ सकता है कि किस धर्म को अपनाया था अमोघ वर्ष ने, जिनसेन के प्रभाव में अमोघ वर्ष ने जैन धर्म का दिगंबर संप्रदाय को फॉलो करने लगा था, दिगंबर सेक्ट को फॉलो कर रहा था। उसके अलावा अगर हम देखें तो जैनिज्म का तो विकास था ही। आप देखिए, अगर धर्म की हम बात करें तो अमोघ वर्ष के बारे में पूरी चर्चा कर चुके कि किस तरह से उसने जैन धर्म को प्रश्रय दिया, और भी शासक थे जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया। हालांकि ब्राह्मण धर्म का काफी प्रभाव था, बावजूद जैन धर्म को अच्छा खासा संरक्षण मिला। हाँ, जिनसेन, अमोघ वर्ष के दरबार में जिनसेन जैसे जैन स्कॉलर थे जिनको काफी संरक्षण मिला, उन्होंने किताबें भी लिखी। ठीक है, तो ये हम बता चुके हैं सारा चीज। हाँ, तो जैन तो था ही, और आर्मी में भी ब्राह्मणों को और जैन दोनों को रखा जाता। जैन भी जो थे वो आर्मी में थे, ठीक है ना, सेना में थे। तो इस तरह से लग रहा है कि जैसे ये धार्मिक रूप से सहिष्णु थे। और इनकी सहिष्णुता का प्रमाण एक और है कि अरबी जो मुस्लिम है, हाँ, जो मुस्लिम्स फ्रॉम अरब, यू कैन से द अरबी मुस्लिम्स, हाँ, दे हैड फ्रीडम फॉर सेटलमेंट, यानी बसने का, ट्रेड, व्यापार का, स्प्रेड ऑफ इस्लाम, इस्लाम के प्रचार का, ठीक है, एंड मॉस्क कंस्ट्रक्शन, यानी कि मस्जिद के निर्माण का। मैंने अंग्रेजी में भी बोल दिया, सेटलमेंट, ट्रेड, स्प्रेड ऑफ इस्लाम एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्क, मस्जिद निर्माण का अरबी मुसलमानों को छूट थी। तो इससे यह पता चलता है कि सहिष्णु थे ये धर्म को लेकर भी। तो हमने धर्म के बारे में भी एक तरह से चर्चा कर लिया। यहां पर जो आपको सवाल बन सकता है कि किन शासकों ने या किस वंश के शासकों ने अरबी मुसलमानों को ये सब छूट दी, तो ये सवाल बनेगा। तो सवाल यहां से बन सकता है ये। उसके अलावा अमोघ वर्ष के बारे में, अमोघ वर्ष को तो हम पढ़ ही चुके हैं, ये तो बन ही सकता है सवाल कि कौन सा ऐसा राष्ट्रकूट शासक था जिसने कि महालक्ष्मी या लक्ष्मी के सामने अपने उंगली को समर्पित कर दिया था काट के। तो अमोघ वर्ष की बात आप करेंगे। दंती दुर्ग फाउंडर था, ये हम बता ही दिए। एक चीज और देखिए, राष्ट्रकूटों का जो, एक चीज नोट कर लीजिए आप कि राष्ट्रकूटों का जो ये था कैपिटल था, इनका कैपिटल जो है ये था मान्यखेट। ठीक है, ये तो हमने लिखवा दिया था, मान्यखेट। और एक इसी को मंकीर कहा गया। देखिए नोट कर लीजिए, मानेखेट को मंकीर कहा गया। मंकीर कहा किसने, ये नोट कर लीजिएगा। मंकीर
अरबी यात्री आया था सुलेमान के द्वारा, ठीक है ना। तो ये नोट कर लीजिए, एक चीज इंपॉर्टेंट है, सुलेमान भी अमोघ वर्ष के समय ही आया था। तो ये आप नोट कर लीजिए कि ये सुलेमान जो है इसने कहा था मानेखेट जो कैपिटल है किसका, राष्ट्रकूटों का, उसको मंकीर कहा था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, देखिए याद आ गया, कहीं छूट गया होगा ना तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। मंकीर सुलेमान ने कहा था, किसने कहा था, तो सुलेमान ने कहा था। ये सिग्निया को या शाही प्रतीक या रॉयल एम्ब्लेम, ठीक है, नेशनल इंसिग्निया या रॉयल इंसिग्निया जो भी है आप कहेंगे, जो भी कहिए, तो ये दो इनके प्रतीक थे, गरुड़ और योगी की मुद्रा में शिव, शिवा इन द पोस्चर ऑफ योगी, ठीक है, और गरुड़। तो ये यहां से भी सवाल बन सकता है कि इनका शाही प्रतीक क्या था, ठीक है। तो आप ये आंसर कर देंगे, आप एक बार ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लास्ट पॉइंट देखेंगे, आर्ट एंड कल्चर। लेट्स डिस्कस द लास्ट पॉइंट एंड दैट इज आर्ट एंड कल्चर। यू में से कला और संस्कृति को हम डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं लेकिन एक सीक्वेंस में यहां देख रहे हैं। देखिए पहली बात तो आपको राष्ट्रकूटों के समय देखेंगे एलोरा और एलिफेंटा केव्स में अच्छा खासा आपको आर्किटेक्चर देखने के लिए मिलेगा। इसमें देखेंगे आप एलिफेंटा में टेम्पल्स बने हुए हैं जिसमें शिव की मूर्तियां हैं, तो यहाँ पर आपको लग जाएगा कि हाँ भाई ये जो है टेम्पल्स बने हुए हैं जिसमें शिव की मूर्तियां हैं, ठीक है ना, एलिफेंटा में। तो ये एक तरह से केव आर्किटेक्चर के लिए भी फेमस था। जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे वहां पे बहुत डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हम उतना डिटेल नहीं पढ़ सकते। आर्ट एंड कल्चर में हम बहुत डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद टेम्पल्स की बात जहां तक करें, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कैलाश टेम्पल्स, जिसे कृष्ण फर्स्ट के समय बनाया गया था एलोरा में। और मैंने पिछली बार भी बताया था जब मैं रूलर्स को पढ़ा रहा था कि कम से कम ये एग्जाम में 10 to 12 टाइम्स पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं लिख रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा, ये कैलाश टेम्पल कृष्ण फर्स्ट के समय बना था। और देखिए इसमें क्या था कि इसको जब बनाया गया तो जैसे ये पहाड़ है, समझ लीजिए कि ये पहाड़ है, एक तो ये समझ लीजिए कि ये एक ही पत्थर को, इसमें सिंगल स्टोन का यूज किया गया है, मतलब एक ही पत्थर को तराश के काट के बनाया गया है, अलग अलग स्टोन, हाँ सिंगल स्टोन, ये बहुत बड़ा आर्ट है, ठीक है ना। जैसे कि ये जैसे मान लीजिए कि पहाड़ है, ये पहाड़ है, तो ये पहाड़ को तो नीचे से तो जैसे कि ये खोदा गया और इसको जो तराशा गया है कैलाश टेम्पल को, तो ऊपर से तराशना शुरू किया गया है। मान लीजिए कि इस तरह से बनावट है, तो इसको यहां से तराश के इस तरह से ये कंस्ट्रक्शन दिया गया, ऊपर से तराशना, पहाड़ को ऊपर से तराशना शुरू किया गया है, ऊपर से तराशते एक शेप दिया गया, और अंदर तो खुदाई की ही गई लेकिन ऊपर से तराशने का काम ऊपर से शुरू हुआ, हाँ ऊपर से शुरू हुआ और ऐसे आया पहाड़ को। तो ये एक सिंगल स्टोन का यूज है, एक ही पहाड़ में खुदाई की गई होगी और वहीं के एक स्टोन से खुदाई करके और तराश के बना दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कैलाश टेम्पल कृष्ण फर्स्ट के समय में। तो यहां से आपका सवाल बनता है और कहा जाता है कि चूंकि इसका जो शिखर है, शिखर क्या होता है मैंने पहले भी बताया था, मंदिर का शिखर, ये जैसे कि यहां पर देखिए ये मंदिर है, यहाँ पे ये गर्भगृह है जहाँ पे मेन डाइटी जो है या मेन डीटी जो है, जो कि मेन देवता जो हैं गर्भगृह में रहते हैं, गर्भगृह हो गया। इसके ऊपर एक देखिए इस तरह का शिखर बना होता है, अगर इस तरह का हो तब तो ये नागर शैली हो गया, ठीक है। और अगर इस तरह का हो, ठीक है, बेसिकली ये चौकोर होता है और इसमें थोड़ा आयताकार बना होगा, ये नागर शैली है, मतलब नागर शैली आपको नॉर्थ इंडिया में मिलेगा। इसी तरह से अगर आप देखिए यहाँ इस तरह का आयताकार टाइप का कुछ होगा, हाँ ऑलमोस्ट यहाँ पे गर्भगृह है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये शिखर इसका पिरामिड नुमा होगा ऐसे, ठीक है, ऐसे पिरामिड नुमा, ऊपर एक स्तूपिका लगी होगी, तो ये पिरामिड नुमा इसका कैलाश मंदिर का शिखर है। और तीसरी शैली एक होती है जिसको बेसर शैली कहते हैं, जिसमें दोनों एलिमेंट्स दिखाई देंगे आपको, नागर शैली के भी, नागर नॉर्थ इंडिया
और द्रविड़ शैली आपको साउथ इंडिया में दिखाई देता है, ठीक है। और बहुत जगह दोनों का मिला जुला रूप दिखाई देगा, उसे बेसर स्टाइल कहते हैं, ठीक है। तो ये मंदिर का कंस्ट्रक्शन होता है, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे, मैंने बताया भी था कि जैसे ये मंदिर हो गया, ठीक है, ये मंदिर हो गया, यहाँ पे एक प्रांगण होगा जहां से आपकी एंट्री होगी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं मंडप, जहां पे लोग इकट्ठे होते हैं। ये गर्भगृह है, तो इसके गर्भगृह अगर मान लीजिए ये है और इसके चारों ओर आप चक्कर लगाते हैं, गर्भगृह के परिक्रमा करते हैं ना कहीं पे, ये मान लीजिए कि ये एक मैंने ऐसे, ये कोई गर्भगृह मान लीजिए ऐसा है, इस तरह का मैंने कर दिया, ये गर्भगृह का सेंटर मान लीजिए, और इसके चारों तरफ जब आप परिक्रमा करते हैं तो उसको प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर में उसको हम लोग देखेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए, कहीं पूछ दे प्रदक्षिणा पथ तो आपको आइडिया होना चाहिए। आर्ट एंड कल्चर में तो हम इसको पूरा पढ़ेंगे ही। तो देखिए, नागर शैली में इस तरह का शिखर मिलेगा, इसी को शिखर या शिखर कहते हैं या विमान कहते हैं। और पिरामिड नुमा मिलेगा आपको द्रविड़ शैली में। तो कैलाश टेम्पल में द्रविड़ स्टाइल के एलिमेंट्स दिखाई देते हैं, क्योंकि इसका जो शिखर है ये पिरामिड नुमा है, ठीक है, ऊपर स्तूपिका लगी होती है। तो कैलाश टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां पे है? एलोरा में है। किसने बनवाया? कृष्ण फर्स्ट ने बनवाया। 10 से 12 बार एग्जाम में पूछा गया है। एक ही स्टोन को काट के बनाया गया, एक पहाड़ को देख लिया गया उसको कि यहां पे बनाना है, खुदाई की गई और तराशने का काम ऊपर से शुरू किया गया। तो वो जो है कैलाश मंदिर। उसके अलावा कृष्ण थर्ड के समय देखिए 2 मंदिर मैंने पहले भी बताया था, कृष्णेश्वर मंदिर और गंड मार्तंड मंदिर कृष्ण थर्ड ने बनवाया था। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जहां तक मूर्ति कला की बात है, देखिए एलिफेंटा में भी आपको शिव की मूर्तियां, स्कल्पचर इसको बोलते हैं, स्कल्प्टर या स्कल्पचर जो भी बोल लें, तो मूर्ति कला उसको बोलते हैं जो मूर्ति बनती है। तो ये जो है टेम्पल्स के जो टेम्पल संपल्स होंगे ना, तो जैसे कैलाश टेम्पल है, इसके दीवालों पे और भी कहीं कहीं आपको शिव की मूर्तियां मिलेंगी या कुछ और मूर्तियां मिलेंगी। तो इसको वहां पे आपको स्कल्पचर भी देखने के लिए मिलेगा, यानी मूर्ति कला भी देखने के लिए मिलेगी। देखिए बेसिकली मूर्ति कला, आप कहिएगा कि मूर्ति कला और आर्किटेक्चर में क्या अंतर है। देखिए आर्किटेक्चर जो है एक बड़ा कंस्ट्रक्शन होता है, बहुत बड़ा, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स यूज होते हैं। ईंट होगा, पत्थर होगा, कंक्रीट होगा, ठीक है, और लकड़ी होगा, शीशा होगा। तो ये आर्किटेक्चर कहा जाता है, ठीक है। एक बड़ा कंस्ट्रक्शन, ह्यूज कंस्ट्रक्शन होगा। लेकिन स्कल्पचर में क्या होता है, सामान्य तौर पे आपको जैसे एक स्टोन हमने लिया, उसको तराश के हमने क्या किया, एक मूर्ति बना दिया। तो ये सामान्यतः एक मटेरियल से भी बनाया जा सकता है, ठीक है। स्कल्पचर में एक मटेरियल का इस्तेमाल, ज्यादातर एक मटेरियल का इस्तेमाल, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत छोटा मोटा सामान लगा दिया उसमें, लेकिन सामान्यतः एक ही मटेरियल का इस्तेमाल करके स्कल्पचर यानी मूर्ति कला को एक स्वरूप दे दिया जाता है। लेकिन आर्किटेक्चर एक बड़ा कंस्ट्रक्शन है। तो आर्किटेक्चर बड़ा कंस्ट्रक्शन है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स यूज होंगे, ठीक है। जैसे कि बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको जाना आर्ट एंड कल्चर को, क्योंकि जब आप सिविल सर्विसेज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि मैंने बता दिया कि कंक्रीट, स्टोन, ब्रिक्स, हाँ, ग्लासेस और भी तमाम तरह, आयरन पिलर्स, हाँ, आयरन पिलर्स इस्तेमाल होते हैं या छड़ इस्तेमाल होता है। ये सब अलग अलग तरह के मटेरियल को यूज करके बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन दिया जाता है, ठीक है ना। जैसे ताजमहल बड़ा कंस्ट्रक्शन है, लाल किला बड़ा कंस्ट्रक्शन है, कई मटेरियल यूज होंगे, लकड़ी भी यूज हुआ होगा, शीशा भी, तमाम तरह के लोहे भी। लेकिन स्कल्पचर जो है यानी मूर्ति कला जो है, एक ही मूर्ति कला, जिस तरह का भी बुद्ध की मूर्ति बनाई गई, आपको स्टोन से बना दिया गया, एक स्टोन से, थोड़ा बहुत दूसरा मटेरियल आंख के लिए कुछ और इस्तेमाल कर लिया, नहीं भी किया गया, आंखों के लिए या किसी और चीज के लिए, बालों के लिए कई बार नहीं भी किया जाता है। तो सामान्य तौर पे जो मूर्ति कला है उसमें एक ही मटेरियल के इस्तेमाल से उसको, मूर्ति कला को एक कंप्लीट शेप दिया जा सकता है। लेकिन आर्किटेक्चर में यानी वास्तुकला में यह संभव नहीं। वास्तुकला एक बड़ा कंस्ट्रक्शन है, मूर्ति कला एक छोटा कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन दोनों है, ठीक है ना।
तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमने ये राष्ट्रकूटों को आज खत्म कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट हम जो हमारा जो टॉपिक होगा साउथ इंडिया में, वो हम देखेंगे कल्याणी के चालुक्य, और कल्याणी के चालुक्य राष्ट्रकूटों को रिप्लेस करके उसी जगह पे आएंगे जहां पे राष्ट्रकूट है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।